BSc बायोलॉजी पार्ट 2 सेल साइकिल हमने स्टार्ट किया था। आज हमने करना था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? एक्चुअली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन हमने देखनी है कैसे होती है। एनिमल सेल्स में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। एनिमल सेल में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है बाय द डिवीजन ऑफ द सेंट्रियोल्स, सॉरी बाय द पार्टीशन। ये सेंट्रियोल जो है वो सेपरेट होते हैं क्योंकि ये देखेंगे ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो एट द राइट एंगल दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस का। तो ये सेंट्रियोल्स जो है इनकी पार्टीशन होती है और उसके बाद इनकी डुप्लीकेशन होती है। इनके दोनों सेपरेट हो जाते हैं और इनकी डुप्लीकेशन होती है और दोनों सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स, यानी कि एक जो है वो जिस तरह हम अपनी अर्थ की बात करें तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो इसी तरह ये सेंट्रियोल्स इनकी पार्टीशन होती है यहाँ से और दोनों सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स पे आके जो है अरेंज होते हैं, इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है। व्हाट इज अ सेंट्रोसोम? ये सेंट्रियोल्स होते हैं, हम कहते हैं सेंट्रोसोल। असल में ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रियोल्स आर सेंट्रोसोम इज कंप्राइजेज ऑफ द सेंट्रियोल्स, यानी कि दोनों सेंट्रियोल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए हैं ये दोनों मिलके जो है वो एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। एनिमल सेल्स में इसका प्रोसेस जो है कैरियोकाइनेसिस का इस तरह स्टार्ट होता है कि ये सेंट्रियोल जो है वो यहाँ से सेपरेट होते हैं, इनकी पार्टीशन होती है और ये डुप्लीकेशन होती है इंटरफेस के दौरान। इस तरह जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो या हमारे पास एक पेयर प्रेजेंट है। जब इनकी डुप्लीकेशन होती है तो दो पेयर हो जाते हैं। दोनों पेयर जो है वो सेंट्रियोल्स के माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। जिस तरह ये एक सेल है, सेल के दोनों पोल्स पे मूव कर जाते हैं और इस तरह ये बाइपोलैरिटी, पोलर दोनों पोल्स पे चले जाते हैं और इस तरह सेल में एक बाइपोलैरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? इन सेंट्रियोल्स ने जो है वो 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी होती हैं। अब वो 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन कौन सी होती हैं? अब ये सेंट्रियोल जिस तरह ये दोनों सेपरेट पोल्स पे आ गए हैं, अब ये 3 सेट ऑफ ये सेंट्रियोल्स दिखाए गए। अब ये इन सेंट्रियोल से 3 किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। एक सेट को बोलते हैं एस्ट्रल, जो कि आपको ये ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो यहाँ से जो है वो एस्ट्रल बना देती हैं। ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं दोनों साइड्स पे। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन जो होता है वो, इनका फंक्शन जो है वो ये टीलोफेज के दौरान जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है जब ये सेपरेट होना होता है एक सेल ने 2 सेल्स में, उस टाइम इनका फंक्शन होता है कि ये न्यूक्लियस की डिवीजन करने में, यानी टीलोफेज के बाद एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन ये होता है कि टीलोफेज के बाद इन्होंने सेंट्रल रीजन में सिग्नल सेंड करने होते हैं कि सेंट्रल रीजन कहाँ से जाके डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल कैसे बनेंगे, ये इनका फंक्शन होता है। अच्छा, एक सेट हो गया एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये वाली आपको 3 कलर नज़र आ रहे होंगे, ये एस्ट्रल है। एक रेड वाली जिन्हें हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं और थर्ड जो है ये ग्रीन वाली जो कि क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच होती हैं। एक सेट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो आउटवर्ड रेडिएट होता है और एस्टर बना देता है। बाकी 2 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्पिंडल बनाते हैं, ये वाले जो दरमियान में आके रेंज हो रहे हैं, और इनको बोलते हैं हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि क्रोमोसोम्स पे आके अटैच होती हैं। क्रोमोसोम्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि ये स्पेसिफिक जो गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं, जो सेंट्रल कंस्ट्रिक्शन होती है क्रोमोसोम की उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा, यहाँ से डायग्राम देखते हैं, ये आपको क्रोमोसोम का नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है। ये जो है वो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रल कंस्ट्रिक्शन जहाँ से क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट किए हुए हैं।
यानी कि तंग है जिस जगह से, उस जगह पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। अब वो माइक्रोट्यूब्यूल जो कि इस काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 सेट्स से एक एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट है, दूसरा है काइनेटोकोर का, और थर्ड जो है वो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो आपको यहाँ पे सर्कल में नजर आ रही है ना, 2 अंडे से नजर आ रहे हैं, सर्कल बने हुए हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जहाँ पे ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली जो स्पिंडल है वो आके अटैच होती है, इन्हें बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करना जाके और उनको डिवाइड करना, ताकि वो इक्वली डिवाइड कर सकें। और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ नहीं अटैच होती, वो आपस में अटैच होते हैं। जिस तरह यहाँ से एक आ रही है पोलर, और यहाँ से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं। जिस तरह अगर हम दोनों हाथों की फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर फंसा लें और उसको खींचें, तो ये असल में माइक्रोट्यूब्यूल जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, यानी कि आपस में अटैच हो जाती हैं। क्रोमोसोम के साथ ये अटैच नहीं होती, जितनी भी रेड है ना वो आपस में ही अटैच होती हैं दोनों, यानी कि एक स्पिंडल यहाँ से आती है, दूसरी यहाँ से आती है। इनको बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपस में ही अटैच होती हैं और इंटरडिजिटेट करती हैं ऑपोजिट पोल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और आरएनए से मिलकर बनी होती हैं। अब ये स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, जिसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। ये तीनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं इन्हें बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। और इसका फंक्शन ये होता है कि इसने अटैच करना होता है और कैप्चर करना होता है क्रोमोसोम्स को, और उनको अलाइन करना होता है, दरमियान में सेंटर में ला के अरेंज करना होता है, ताकि फाइनली क्रोमोसोम जो है इक्वली डिवाइड कर सकें और क्रोमोसोम की डिवीजन जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सके। कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में। प्रोफेज, इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम हमको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं और ये धागा नुमा होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कोई विजिबल आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा होता। प्रोफेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान ये नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं और ये विजिबल नहीं होते। अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखें तो आपको इसी तरह धागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और ये जो है इनको देखने के लिए हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स यूज करते हैं डीएनए की स्टडी के लिए। और ये आपको जो है जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन यूज़ करते हैं तो आपको ये नेटवर्क की फॉर्म में एक धागा नुमा स्ट्रक्चर फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल जो है जब वो कंडेंस होता है, गाढ़ा होता है, ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है वो छोटे होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो इसकी शेप जो है वो बाकायदा बननी शुरू हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम जो है वो फोल्ड होते हैं और ये कंडेंस, यानी कि इसको बोलेंगे क्रोमैटिन मटेरियल है। जब ये कंडेंस हो जाएगा, विजुअलाइज होगा, बाकायदा आपको एक इस शक्ल में नजर आएगा, फिर इस शक्ल को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अच्छा, उसके बाद ये जो है कंडेंस होंगे, इनकी फोल्डिंग होगी, क्रोमोसोम जो है वो आपको एक थ्रेड लाइक, यहाँ पे जो है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका डायामीटर आपको अबाउट माइक्रोमीटर में नजर आएगा, 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। प्रोफेज की स्टार्टिंग में आपको इसका डायामीटर इतना होता है 20.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक। क्रोमोसोम जो है उसके बाद इसकी थिकनेस मजीद होती है और विजिबल शेप नजर आती है, जिसमें आपको ये क्रोमोसोम जो है वो इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम इसमें आपको 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, जिस तरह ये एक सिस्टर, ये दोनों जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्म में नजर आते हैं, जो कि आपस में सेंट्रोमियर पे जाके अटैच होते हैं। और प्रोफेज के एंड तक क्या होता है, जब ये आपकी शेप नजर आती है, प्रोफेज के एंड तक जो है वो कुछ और चेंजिंग आती है सेल के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि इसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ये डिसअपियर हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस की जो कवरिंग है वो डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसके अंदर डीएनए का वो सारा रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, और दोनों साइड पे माइटोटिक अपरेटस बन जाता है। माइटोटिक अपरेटस में वो तीनों किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स,
स्पिंडल माइक्रो, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाएंगे, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगे और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों जो है वो मिलके क्या बना देंगे, माइटोटिक अपरेटस। यानी कि माइटोटिक अपरेटस यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है कि ये सारी चीज़ें बन गई हैं, माइटोटिक अपरेटस का बन जाना और न्यूक्लियर ये जो है इसकी इनवेल्प का ख़त्म हो जाना, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोफेज तक होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो इसका बहुत गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है। अब ये एक सेल दिखाया गया न्यूक्लियस, इसमें से न्यूक्लियर इन्वेल्व खत्म हो चुका है, न्यूक्लियर जो है वो डिसअपीयर हो चुके हैं, खत्म गायब हो चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्या होता है, हर मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है वो एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि पहले ये सिंगल था, अब इसकी डुप्लीकेशन हो चुकी है, ये डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, ये भी डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है। मेटा ईच क्रोमो जो मेटाफेज क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसिस्ट करता है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे, जिस तरह ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये जो है वो अटैच होते हैं एक ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और सेंट्रोमियर में एक स्पेशल एरिया होता है, जिस तरह ये सर्कल की आपको दिखाया गया है, ये असल में प्रोटीन होती है, स्पेशल एरिया जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है इसकी बेस अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है, ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये हिस्सा। काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो माइटोटिक अपरेटस से काइनेटोकोर फाइबर इसके साथ आके अटैच होती हैं, ये जो आपको सर्कल सा नजर आ रहा है असल में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे। काइनेटोकोर फाइबर्स जो है स्पिंडल फाइबर्स की वो अटैच होती हैं काइनेटोकोर रीजन से और क्रोमोसोम्स के, और इनको क्या करती हैं, इनको सेंटर में जाके अरेंज करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे ये इनको सेंटर में अलाइन, अरेंजमेंट को बोलते हैं अलाइन करना इक्वेटर पे, जिस तरह हमारी अर्थ को हम कहते हैं सेंट्रल जो लाइन है वो इक्वेटर है, इसी तरह इसको सेल के सेंटर में इक्वेटर पे लाके अरेंज करती हैं। और यहाँ पे एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं इक्वेटेरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। जब ये आपस में अरेंज होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज अ मेटाफेज प्लेट और इक्वेटेरियल प्लेट। हर काइनेटोकोर जो है उसको दो फाइबर्स अटैच करती हैं ईच पोल से। ये डायग्राम में देखें ज़रा, ये यहाँ से एक फाइबर ने आके काइनेटोकोर फाइबर जो है ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे अटैच है, दूसरी जो है यहाँ से। तो हम कहते हैं कि ये हर काइनेटोकोर को दोनों पोल से आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करती हैं। तो यहाँ पे अलाइन हो गए क्रोमोसोम्स। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है दिस इज द मेटाफेज। उसके बाद आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, इसे बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल फेज। क्यों क्रिटिकल बोलते हैं, क्योंकि यही वो फेज होती है जो कि इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड करें क्रोमोसोम, और हाफ हाफ जो है वो दोनों पोल्स पे मूव कर जाएं। काइनेटोकोर फाइबर जो होती है स्पिंडल की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ये जो इसके साथ आके अटैच हुई हैं वो खींचती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। इसी तरह जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं तो साथ में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आपस में प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, ये जो है वो इस तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, और ये जो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ये जो है इसको अपने रिस्पेक्टिव पोल पे खींचती हैं, और ये जो है एक सिस्टर क्रोमेटिड को उसके रिस्पेक्टिव पोल पे जो है वो एग्जर्ट करती है फोर्स, उसको अपनी तरफ खींचती है, जिसके रिजल्ट में यहाँ से क्रोमोसोम जो है वो हाफ डिवाइड हो जाता है सेंटर से और मूव करना शुरू कर देता है सेपरेट पोल की तरफ। दोनों पोल्स की तरफ हाफ ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ये डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो डिवीजन होती है काइनेटोकोर की, स्पेसिफिक क्रोमोसोम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। लास्ट इज द टीलोफेज। जब क्रोमोसोम रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो एनाफेज जो है वो खत्म हो जाती है और टीलोफेज स्टार्ट हो जाती है, और टीलोफेज के जितने भी स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं जैसा कि प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में जो जो आपने कहा था उसका जो ऑपोजिट हम बोलेंगे कि एनाफेज टीलोफेज के दौरान होता है। क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हुए थे, यहाँ पे दोबारा से डी कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फिर वो धागानुमा स्ट्रक्चर में बदलना शुरू हो जाएंगे, उनकी अनफोल्डिंग हो गई, यहाँ पे फोल्डिंग हुई थी, यहाँ पे अनफोल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है वो क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाएंगे एज अ क्रोमैटिन, धागानुमा स्ट्रक्चर बन जाएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। और उसके बाद इसके अलावा जो है माइटोटिक अपरेटस जो है जो सेंटर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है माइटोटिक अपरेटस जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दोबारा से इसके गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, जिसे आपको नजर आ रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी।
और 2 न्यूक्लियोलाई जो हैं वो आपको ऑपोजिट पोल पे नजर आएंगे, यानी कि ये न्यूक्लियोलाई बीच के अंदर जो है वो बन जाएंगे। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ तक खत्म हो जाता है, इनके क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड कर जाते हैं। अब हमने देखना है कि इसका साइटोप्लाज्म में डिवीजन कैसे होती है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप से होती है। एनिमल सेल्स में देखते हैं डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब टीलोफेज के एंड पे क्या होता है, जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, ये वाली जो अब इनका फंक्शन है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एंड टीलोफेज के लेट टीलोफेज में, यानी कि टीलोफेज के एंड पे जो है वो सिग्नल सेंड करना शुरू कर देती हैं सेल के सेंटर में, इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि इस वाले रीजन में सिग्नल सेंड करना शुरू कर देती हैं, जिससे यहाँ पे 2 किस्म की प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन जो है प्रोटीन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कंडक्टाइल प्रोटीन होती हैं और ये जो है वो इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। यहाँ पे सेंट्रल में अरेंज होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स, और ये सेंटर में एक रिंग बना देती हैं। ये रिंग जो है ऐसा ऐसा अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है, डीप होती है अंदर की तरफ, और ये तंग होना शुरू हो जाती है एक नाली की तरह, जिसके लिए हम फ्यूरो का वर्ड शुरू बोलते हैं कि ये क्लीवेज फ्यूरो बन जाती है, सेंटर में नाली बन जाती है जो कि डीप होती है इसके सेंटर में, और इससे पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जनरली उनके सेम होते हैं स्ट्रक्चर, सेम चेंजिंग होती है, माइटोटिक इवेंट सेम होते हैं जैसा कि एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंसेस इसमें क्या है कि हायर प्लांट में एक तो विजिबल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसके अलावा उनके पास इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के प्लांट में सेंट्रियोल्स होते हैं और एनिमल में सेंट्रियोल्स होते हैं, और प्लांट्स में उसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं, उस तरह की प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में इसकी शेप चेंज होती है, जब दरमियान में एक रिंग बनती है तो वो रिंग जो है वो तंग होना शुरू हो जाती है, दरमियान में एक नाली बन जाती है जिसे बोलते हैं क्लीवेज फ्यूरो, ये इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन प्लांट सेल में इसकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि इसको इसने कवर किया हुआ है किसने, सेल वॉल ने, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। साइटोकाइनेसिस में कंट्रैक्टाइल रिंग बनने के बजाय प्लांट्स में क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है वो वेजिकल से बनती है, और वेजिकल जो है कि गोल्जी एपरेटस दिखाया हुआ है, यानी कि गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज जो है वो जो गोल्जी बॉडीज जो है वो जो है वो स्पेशल वेजिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये वेजिकल उसके सेंटर में जाके अरेंज होना शुरू हो जाती हैं वेजिकल्स, जो कि गोल्जी एपरेटस से ये गोल्जी कम्प्लेक्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेजिकल जो है, ये वेजिकल्स असल में मेटाफेज के दौरान ही बनना शुरू हो जाती हैं, और सेल के एंड पे जो है फ्रेगमोप्लास्ट बना देती हैं, यानी कि ये वेजिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, सेल के सेंटर में जाके अरेंज हो जाती हैं, यानी कि टीलोफेज के बाद इन वेजिकल्स का बनना जो है वो मेटाफेज के दौरान ही शुरू हो जाता है, और ये वेजिकल्स सेंटर में जाके अरेंज होना शुरू हो जाती हैं और आपस में फिर ये फ्यूज करती हैं। पहले छोटी छोटी वेजिकल्स थी जो आपस में फ्यूज की, और ये जो है वो इस तरह आपको स्ट्रक्चर पूरा नजर आएगा, जो आपस में ज्वाइन होके फ्यूज होके स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। टीलोफेज के एंड पे ये जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट बना देती हैं, और उसके बाद जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वेजिकल्स की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती है, यानी कि जो डॉटर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो असल में इसी वेजिकल से ही मिलके बनी होती है। इसी तरह इसके अलावा इन वेजिकल्स के पास जो है वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि फ्यूचर में, यानी कि उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है वो उसकी सेल वाल बनाने के लिए, जिसमें इसके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी वेजिकल्स के पास, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बाद में उसकी सेल वाल भी बना देते हैं। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस यही होता है कि इसमें इसकी शेप चेंज होती है, एक रिंग बनती है जिसे क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं, जबकि प्लांट सेल में वेजिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, सेंटर में आपस में अरेंज होती हैं, वही वेजिकल आपस में मिल के जो है वो एक प्लेट बना देती हैं सेंटर में, जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, जिससे एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। यही वेजिकल जो है उसके बाद जो है सेल वॉल बनाती हैं, जिसमें वो सेलुलोज और पेक्टिन के सब्सटेंसेस भी इसके पास होते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का
क्या रोल है हमारी लाइफ में, इससे क्या फ़ायदा होता है। माइटोसिस जो है वो असल में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितना पेरेंट सेल में उतने ही सेल क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में मूव करते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई रिकम्बिनेशन नहीं बनती, इसी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है चेंज नहीं होती। जैसी पेरेंट सेल की शेप, स्ट्रक्चर, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो सारे का सारा वैसा ही बग दूसरे सेल्स, डॉटर सेल्स में मूव करता है। और इसके अलावा इससे ये कंटिन्यूटी होती है लाइफ की, इसलिए हम कहते हैं कंटिन्यूटी जो है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से जो है वो डॉटर सेल्स में मूव करते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेसेस जो हैं, जिस तरह रीजनरेशन का प्रोसेस है, कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई ओल्डर सेल की रिप्लेसमेंट होती है, हमारे नेल्स बड़े होते हैं, बाल लंबे होते हैं, कोई चोट लगती है तो वो ठीक हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है दैट इज़ अ माइटोसिस का रिजल्ट होता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है माइटोसिस का। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेबी की सारी डेवलपमेंट होती है तो वो माइटोसिस पे ही डिपेंड करती है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जो है, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म का एक टिश्यू लेते हैं, जिसका कैम्बियम टिश्यू लेते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, दोबारा से उस तरह का प्लांट ले लेते हैं, तो असल में वो सारा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। लेकिन माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो मैनेज और कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। किसी किस्म की इसमें म्यूटेशन हो जाए, जिसके म्यूटेशन हो जाए, चेंजिंग आ जाए, तो इसका रिजल्ट मॉल फंक्शन होते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। और ये ट्यूमर जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं कैंसर वगैरह।